हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा है क्लास 6 की साइंस का लेसन थर्ड। ठीक है, तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, बस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आपको और सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। देखिए, बेसिकली हम इस पार्ट में पढ़ने के वाले हैं पदार्थों का पृथक्करण। इसका मतलब होता है कि जैसे दो या दो से अधिक जब पदार्थ एक दूसरे से मिले हुए थे तो उनको हम कैसे अलग अलग पदार्थ में कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइएगा देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा पदार्थों को किस तरीके से हम जो है अलग अलग पार्ट में करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे पदार्थ देखे होंगे, जैसे चाय पत्ती जो होती है उसको हम अलग करते हैं। ठीक है, और अनाज से जो कंकड़ पत्थर होता है उन सबको अलग करते हैं। और दूध और दही से, देखिए यहाँ पे दूध और दही से हम मक्खन बनाते हैं, वो कैसे करते हैं ये देखिए। उसको हम ये जो गांव में देखिए आपने देखा होगा ऐसे यूज करते हैं। एक बर्तन होता है, इसमें दूध भरा होता है या दूध या दही होता है, उसके बाद इसको मथते हैं, ऐसे ये मथनी होती है, इसको लगा करके तो फिर यहाँ से हमारा मक्खन जो है क्या होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से हम अलग करते हैं। इसमें देखिए कई सारी विधियाँ हैं पृथक्करण की, आइएगा उन्हीं को हम देखते हैं। सबसे पहले जो पृथक्करण की हमारी विधि है वो हस्तचयन की। ठीक है, पृथक्करण की कई सारी विधियां हैं जिनमें हमारा पहला जाएगा हस्तचयन। जैसे नाम से ही क्लियर है कि हस्तचयन यानी कि हाथ से जो बिनते हैं, जो विनोविंग करते हैं उसे हस्तचयन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो गेहूँ जो चावल वगैरह, गेहूँ चावल होती है, दाल वगैरह, उन सबको कैसे बिना जाता है। आपने देखा होगा कि घर में ऐसे ही हाथ से एक एक करके कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनको निकाला जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हस्तचयन बोलते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है ये। हस्तचयन क्या होता है, इस विधि का उपयोग गेहूँ चावल दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों को पृथक करने में किया जाता है। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद थ्रेसिंग आता है। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग देखिए जब गेहूँ की कटाई होती है उसके बाद क्या किया जाता है, उसको थ्रेसर में लगा कर उसकी थ्रेसिंग की जाती है। यानी कि थ्रेसिंग में होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रयास को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है, जो सूखे पौधों की डंडियों से अन्य जो कण होते हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, जो गांव में थ्रेसर मशीनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, थ्रेसिंग हो गया। उसके बाद आता है, अगला हो गया, पहला हमने हस्तचयन पढ़ा, दूसरा हमने थ्रेसिंग पढ़ा, तीसरा हमारा है निस्वापन। निस्वापन क्या होता है, देखिएगा निस्वापन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है निस्वापन क्या होता है। निस्वापन में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे चित्र भी मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। देखिए ये जिसको गांव में हम लोग ओसाना बोलते हैं, ओसाते हैं, तो यहाँ पे निस्वापन हो रहा है। निस्वापन में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हवा तेज बह रही है, ऐसे ऐसे हवा तेज बह रही है। यहाँ पे एक महिला जो है वो, ये इसको सूप बोलते हैं, जो ये हाथ लिए इसको सूप बोलते हैं। सूप से क्या करिए, अनाज को ऐसे गिरा रही है, तो चूंकि अनाज भारी होता है वो यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाता है, ऐसे आपने देखा होगा प्रोसेस। और यहाँ पे जो उसके खरपतवार होते हैं, ठीक है, जो भूसा वगैरह होता है, वो जो हल्के होते हैं वो हवा से बाहर दूर जाके इकट्ठा हो जाते हैं। फिगर देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अनाज भारी होता है, अनाज यहाँ पे गिर जाता है, और जो ये सूखे भूसे होते हैं, हल्के होते हैं, ये हवा के द्वारा उड़ा करके थोड़ी दूर में गिरते हैं, जिससे हमारा अनाज अलग हो गया और भूसा अलग हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको निष्पावन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निष्पावन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निष्पावन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, निष्पावन। ठीक, आगे चलते हैं। 3 विधियाँ हो गई हमारी, आगे चलते हैं। अगला है चालन। चालन, चौथी विधि हमारा क्या है, चालन। चालन आप जानते हैं घर में अपने चलनी से आटा और चोकर को अलग किया होगा जो हम लोग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा चालन कब होता है, चालन द्वारा जो होता है आटे के छोटे छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा अलग किए जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती हैं। यानी कि जब हम चलनी से चालते हैं तो जो हमारा आटा होता है वो क्या होता है, उसके कण छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या होता है यहाँ से छन करके इस पात्र में आ जाता है। जो चोकर वगैरह बचता है, भूसी वगैरह जो बचती है, बड़े बड़े जो कण होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, तो उनको हम अलग कर लेते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि चालन की विधि क्या है। चालन द्वारा देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, भवन निर्माण वगैरह होता है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो रेत आती है, जो बालू होती है, उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको भी चला जाता है। तो क्या होता है, चूंकि बालू के कण छोटे होते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं। ठीक, और जो कंकड़ होता है वो अलग कर दिया जाता है। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि चालन क्या है। ठीक, अब देखिएगा इतने सारे हमने 4 मेथड हमने ऊपर पढ़ लिए। उसके बाद और भी है, अवसादन है। क्या है, अवसादन है, निस्तारण है और निश्चंदन क्या है। देखिए तीनों को ध्यान से समझिएगा, अवसादन, निस्तारण और निश्चंदन क्या होता है। आइएगा आगे देखते हैं। देखिए अवसादन क्या होता है, देखिएगा जब भी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक माध्यम क्या होगा, द्रव, जैसे ठोस है और उसमें हम द्रव यानी कि जल मिला देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बालू है, ठीक है, बालू और जल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बालू और जल का मिश्रण है। तो अगर हम बालू और जल के मिश्रण को थोड़ी देर के लिए गिलास में मतलब रख दें ऐसे, तो आप देखेंगे जो बालू होगा, जो भारी चीज़ें होंगी,
तो जो भारी चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे तली में बैठ जाएंगी। ये प्रैक्टिकल आपने जानते होंगे, आप करके भी देख सकते हैं कि अगर एक ग्लास में पानी और रेत का मिश्रण ले लें तो और थोड़ी देर के लिए हम रख दें तो आप देखेंगे जो भारी चीज़ें होंगी, जो रेत होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जल ऊपर आ जाएगा। इस क्रिया को आपको जानते हैं। तो यही क्रिया जो है आपकी क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अवसादन। यानी कि भारी जो कण हो वो नीचे बैठ जाएंगे, जल ऊपर आ जाएगा। यह क्रिया की क्या कहलाएगी? अवसादन कहलाएगी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। देखिए, अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे समझिए, अवसादन क्या है? जल मिलाना। जल मिलाने के बाद ठोस कणों का नीचे बैठना अवसादन। उसके बाद बिना हिलाए उसको, बिना, क्योंकि हिला देंगे तो क्या होगा? वो जो ठोस कण है फिर पानी में मिल जाएंगे, तो हिलाना नहीं है, बिना मिलाए उसको ऐसे पलट देना है दूसरे साफ बर्तन में। इस क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अवसादन और निस्तारण क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। अवसादन का मतलब है कि नीचे तली में बैठना, ठीक है, ठोस कणों का, और बिना हिलाए उसको दूसरे बर्तन में उड़ेलना। जो द्रव बचा उस साफ द्रव ऊपर है उसको उड़ेलना क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। और उसके बाद एक है निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। निस्यंदन बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों में इसका प्रयोग किया था। जैसे द्रवों के मिश्रण पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है। यानी कि द्रवों के मिश्रण, जैसे मान लो कि एक मान लेते हैं तेल ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं और जल ले लेते हैं, दोनों का मिश्रण है। तो आप जानते हो जो तेल होता है वो जल में घुलता तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तेल आपका ऊपर ही रह जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा। इस तरीके के मिश्रण को पृथक करने में भी हम क्या करते हैं? अवसादन और निस्यंदन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, जब हम निस्यंदन क्या करते हैं, यहाँ पे निस्तारण, जब हम निस्तारण किसी उपकरण से जैसे छन्नी से करते हैं तो उसी को हम निस्यंदन बोलते हैं। क्या करते हैं? निस्यंदन, यानी कि फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिएगा बात करो, जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय में क्या होता है? चाय में पानी, दूध वगैरह होता है और साथ में चाय की पत्तियां भी होती हैं। ठीक है, अगर हम चाय बनाने के बाद थोड़ी देर रख दें तो आप जो चाय की पत्तियाँ होंगी सब नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, सारी चाय की पत्ती नीचे बैठ जाएगी। अब हम क्या करें? धीरे से बिना हिलाए हुए, यह क्रिया क्या कहलाएगी? जब नीचे बैठ जाएगा तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? अवसादन कहलाएगी। अब बिना हिलाए हुए, ठीक है, अगर हम चाय को किसी दूसरे बर्तन में डाल दें, ठीक है, बिना छन्नी के केवल ऐसे डाल दें दूसरे बर्तन में, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? निस्तारण कहलाएगी। आपकी क्या कहलाएगी? निस्तारण कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अब आप क्या देखोगे कि जो आपने चाय अलग की है उसमें भी छोटी छोटी चाय पत्ती रहेंगी, इसलिए हम क्या करेंगे? छन्नी का प्रयोग करेंगे। तो जब हम छन्नी से छानेंगे तो उसी को निस्यंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निस्यंदन। इससे आपके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अवसादन क्या है, निस्तारण क्या है और निस्यंदन क्या है। निस्यंदन जब हम किसी फिल्टर पेपर, किसी छन्नी से छानते हैं तो उसी को निस्यंदन बोलते हैं। अगर वैसे ही डायरेक्ट डाल देंगे बिना किसी छन्नी वगैरह का प्रयोग किया तो उसको निस्तारण बोलते हैं। बस इतना ही है इसमें। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। एक फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फिल्टर पेपर जो होता है एक ऐसा पत्र होता है, यहाँ पे फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। फिल्टर पेपर जो होता है इस तरीके से होता है, एक मतलब कि छन्नी के तरीके होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? जैसे गंदा पानी है, इन सबको आप क्या कर सकते हैं? इसको छान सकते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर का यही कार्य होता है। आगे चलते हैं, वाष्पन क्या होता है। देखिएगा, वाष्पन क्या होता है, वाष्पन के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा जो कि इस बुक में तो नहीं लिखा है लेकिन वो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, वाष्पन। तो वाष्पन क्या होता है? देखिएगा, देखिएगा, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, जल होता है, देखिएगा, जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। देखिए, ये बहुत ही छोटी यहाँ पे लाइन, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है? एक मिनट में आपको बताता हूँ। कह रहा है जल होता है, जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। देखिए, इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये कह रहा है, वाष्पन पहले आप समझ लीजिए वाष्पन क्या होता है। वाष्पन का मतलब ये है कि जब भी हम जैसे मान लो जल लेते हैं, जल को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे भाप में बदल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप जल को गर्म नहीं कर रहे होते हैं तब भी वहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन वह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। यही यहाँ पे लाइन पे लिखा गया है कि जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि वाष्पन किस ताप पर होता है, तो वाष्पन जो है प्रत्येक ताप पर होता है, यानी कि सभी ताप पर होता है, चाहे वो जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस हो, 100 डिग्री सेल्सियस, सब पे वाष्पन होगा। लेकिन वाष्पन की दर कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक, 80 डिग्री सेल्सियस है, 90 डिग्री सेल्सियस है तो वाष्पन अधिक होगा, टेम्परेचर कम है तो वाष्पन कम होगा। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट भी कर लीजिएगा इसको कि वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है। ठीक है, अब देखिएगा, आप जानते हैं वाष्पन, आप समझ गए कि जब हम जल को गर्म करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जल भाप में बदल जाएगा, इसी को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, धीरे धीरे बात को समझिएगा कि वाष्पन का प्रयोग क्या है। देखिएगा, तो आपने सुना होगा कि समुद्र के जल से क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। लेकिन कैसे बनाया जाता है? वाष्पन के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जब ज्वार और भाटा आते हैं तो क्या होता है? पानी का स्तर जो है बढ़ जाता है, ज्वार आता है तो
जो किसान लोग होते हैं यानी कि जो नमक बनाते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे समुद्र के किनारे कर देते हैं। जब ज्वार आता है तो इधर से पानी आता है और पानी इसमें गड्ढों में भर जाता है, और जब पानी का स्तर पीछे चला जाता है तो इन गड्ढों में पानी जो है वो रुक जाता है। तो जब इन गड्ढों में पानी रुक जाता है तो जब सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, और पानी क्या होता है यहाँ से वाष्पित हो जाता है। और जब पानी वाष्पित हो जाता है तो इसमें क्या बचता है, नमक यहाँ पे बचा रहता है, क्योंकि जो समुद्र का जल होता है उसमें सॉल्ट मिले हुए होते हैं। ठीक है, उनको अलग करना होता है। तो अलग कैसे करते हैं, वाष्पन के द्वारा उसको अलग करते हैं। आई होप आप वाष्पन भी समझ गए होंगे, और समुद्र के जल से कहते हैं हम नमक बनाते हैं, इसको भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, पृथक्करण की अन्य विधियाँ देखिएगा, एक से अधिक विधियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। जैसे रेत और नमक है, रेत और नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। रेत मिला हुआ है, रेत आप जानते हैं रेत है, और नमक है, इसको हम कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, रेत और नमक को अलग करने के लिए पहले आपको क्या करना है, इसमें पानी मिला देना है, जल मिला देना है, यानी कि अवसादन इसका कर देना। जब अवसादन करेंगे, इसमें पानी मिला देंगे, पानी मिलाने से होगा क्या, रेत क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। क्या होगी, रेत नीचे बैठ जाएगी। जब नीचे रेत बैठ जाएगी और उसको हम क्या करेंगे, निस्तापन कर देंगे, यानी कि उसको छान लेंगे या फिर ऐसे ही बिना हिलाए उसको दूसरे पात्र में डाल देंगे, तो हमारा रेत और पानी तो अलग हो गया, लेकिन उस पानी में नमक भी तो रहेगा, क्योंकि नमक तो घुल गया पानी में। ठीक, रेत नीचे बैठ गई, उसको हमने अलग कर लिया निस्तापन के द्वारा, तो क्या हो गया, हमारा पानी और अभी नमक बचा हुआ है, पानी और नमक बचा हुआ है। पानी और नमक को कैसे अलग करेंगे, तो पानी और नमक को अलग करने के लिए हम वाष्पन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या होता है। ठीक, अब देखिएगा, जो अब हमारा पानी और नमक का मिश्रण बचा हुआ है उसको कैसे अलग करेंगे। उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक केतली में, पानी को, जो पानी में नमक मिला हुआ है उसको एक केतली में बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखिएगा, जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसकी टोटी से भाप निकलती है ऐसे। ठीक, भाप निकलेगी, जो भाप निकलेगा उसमें नमक नहीं होगा। ठीक है, जो भाप निकलेगी इसके द्वारा, और यहाँ पे इस बर्तन पे, यहाँ पे देखिए हमने एक प्लेट लिया हुआ है, प्लेट के ऊपर कुछ बर्फ रखा हुआ है। बर्फ क्यों रखा हुआ है, देखिएगा, भाप को ठंडा करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, भाप को ठंडा करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और संघनन के द्वारा जो ये भाप है, ठीक, एक बार मैं आपको समझाता हूँ, जो यहाँ से भाप निकला हुआ है, ये भाप पुनः क्या बन रहा है, जल बन जा रहा है। क्या बन रहा है, वाटर बन जा रहा है। तो भाप को ठंडा करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, और संघनन की प्रक्रिया में ही आपका क्या बनता है, जल बन जाता है, फिर जल बन जाता है। ठीक, ये चीज़, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। देखिएगा, जल वाष्प में से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वही मैंने आपको बताया कि भाप को ठंडा जब करेंगे तो ठंडा करके जल बन जाएगा, और ये जल बनने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। तो संघनन आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिएगा, जब हमने संघनित कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जल और वो था, नमक था, जल हमारा भाप बना, भाप बन के फिर जल बन गया, अलग हो गया। यहाँ पे नमक, यहाँ पे इसकी केतली की तली में सिर्फ नमक बच जाएगा, तो हम नमक को अलग कर लेंगे। रेत हमारा पहले ही अलग हो गया था निस्तारण के द्वारा, और उसके बाद जो हमारा नमक बना वो हमारा वाष्पन और संघनन के द्वारा अलग हो गया। तो इसमें हमने देखा होगा कि इसमें कई सारे विधियों का हमने प्रयोग किया, वाष्पन भी हमने किया, संघनन भी किया, और अवसादन भी किया, निस्तापन भी किया। तो इस तरीके से कई सारी विधियों का प्रयोग करके हमने अलग कर लिया। तो आप इस तरीके से कई सारी विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, संतृप्त विलयन क्या होता है। देखिएगा, जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, इसमें आप चीनी की मात्रा घोलते जाइए। क्या ऐसा है कि एक बोरा चीनी इसमें घुल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। एक लिमिट तक घुलेगी चीनी, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा। आप कितना भी चीनी उसमें डालते जाइए, वो घुलेगी नहीं, उसी में वैसे ही रहेगी। तो जब देखिएगा, यहाँ पे परिभाषा जान लीजिए, जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है, अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि जैसे नमक का भी उदाहरण है कि आप पानी में नमक घोलते जाइए, एक ऐसी लिमिट आएगी, उसके बाद आप नमक उसमें नहीं घोल पाएंगे। तो यही जो स्टेज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। यानी कि संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें जो हम घोल रहे हैं विलय की अधिक मात्रा अब नहीं घुल सकती है, उसी को हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो संतृप्त विलयन में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि एक ऐसा विलयन होता है, संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय मतलब जो पदार्थ घोला जा रहा है उसकी अधिक मात्रा घुलना संभव नहीं है। जैसे पानी आपका विलायक हो गया, ठीक है, और इसमें हम नमक या चीनी जो भी घोलेंगे वो आपका विलय हो जाएगा, एक लिमिट के बाद वो नहीं घुलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट में भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, ये लास्ट में भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ जो है वो अंडरलाइन किए हैं। देखिएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक डिटेल में यहाँ सुन लीजिएगा। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक करते हैं। ठीक, भूसा अनाज को भारी बीजों से निष्पावन द्वारा अलग करते हैं, जो ओसाना वाला काम होता है, ओसाने वाला, जिसमें हवा का प्रयोग करते हैं ना, याद रखिएगा। अब देखिएगा, मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन
प्रक्रियाओं द्वारा पृथक करते हैं। चालन कब करते हैं? जब एक कण छोटा हो, एक कण बड़ा हो, तभी तो चालन करेंगे। चलनी द्वारा छानेंगे, जैसे आटा और चोकर, ठीक है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण क्या है? निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और भी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे कि किसी विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके, यह पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुला जा सकता है। अब देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उस पदार्थ की और अधिक मात्रा घुली जा सकती है। जैसे मान लो कि अगर आपने चीनी और पानी का एक क्या बना दिया? संतुलित विलयन बना दिया, यानी कि अब उसमें चीनी और नहीं घुल पा रही, तो आप क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यानी इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने पे क्या होगा? थोड़ी और चीनी घुल जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।